हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। यानी कि बात करें तो आरएस जो एग्ज़ाम होता है, आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उस एग्ज़ाम में आए हुए ज़्यादातर प्रश्न मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और उन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत लेवल भी उस हिसाब से सेट हो जाएगा और देखेंगे कि आरएस में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो में इससे हाई लेवल के तो ना ही आए। फिर भी भैया इस बोर्ड का कुछ पता नहीं है। कैसे पता नहीं है? क्योंकि अभी जो आपके कंप्यूटर वाला पेपर हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ही मतलब हाई लेवल का पेपर आया है और जो लेवल होना चाहिए था उससे बाहर है। और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि लेवल इतना तो आना ही चाहिए था, इससे कम आएगा तो फिर वो आगे काम क्या करेगा? जो 40% नहीं ला सकता वो पास होके भी क्या करेगा? तो ऐसी मतलब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो उन सबको छोड़ देते हैं अपन अपने को, उससे थोड़ा सा दिमाग को हटाकर अपने को नेक्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। अपन वीडियो मेंस के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैंने आरएस के एग्जाम के जो प्रश्न हैं प्री के, वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। देखते हैं, आप भी बताइएगा कि आपका क्या सुझाव रहता है इस प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? देखिए, वैसे तो मैंने प्रश्न नंबर 1 से 8 तक के जो प्रश्न है वो 5वें मॉडल पेपर में करवा दिए हैं। लेकिन आपने अगर 5वां मॉडल पेपर देखा हो ना देखा हो, मैं यहाँ पर भी आपको करवा रहा हूँ। तो वनस्पतियों की बात करें तो पेड़ पौधों से अपने को O2 मिलती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, यानी कि डायनेमो का क्या काम है यह आपको यहाँ पर बताना है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे विद्युत मोटर से संबंधित पूछ लिया जाए, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, इसको किस में कन्वर्ट करती हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। इसमें यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे अपन कह सकते हैं जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। हेलोजन आपने पढ़े होंगे। हेलोजन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन सबको हेलोजन परिवार कहा जाता है सम्मिलित रूप से। और कौन सा हेलोजन है जिससे पीड़ाहारी की तरह यूज किया जाता है? वो है आयोडीन। आयोडीन का यूज पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। अगला है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली चिप जो होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं? तो ये चिप आपके बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बनी होती है। 1% चिप से मैंने याद आ गया मुझे कि चिप्स होती हैं, जो खाने वाली चिप्स बाजार में मिलती हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको ध्यान में रखना कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस है, वो भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पता है तो बताइए कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडे की बोतलें होती हैं, सामान्य भाषा में अपन ठंडा कहते हैं, तो ठंडे की बोतलों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? अगर आपको पता है तो बताइए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। इसका यूज किया? तांबा का किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ओजोन परत पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये अपने की किससे रक्षा करती हैं? अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणों से, अपने के यूवी किरणों से रक्षा करती हैं। और इन किरणों से क्या होता है? इन किरणों से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। अगला है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? यानी कि लार है जो किसके पाचन में सहायक है? तो लार आपके स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। चित्र संदेशों की यहाँ पर बात करें तो ये किस कारण से होता है? अब जो यहाँ तक प्रश्न मैंने करवाए वो पहले मॉडल पेपर में मैं करवा चुका हूँ, यानी कि 5वें मॉडल पेपर में।
अब है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का प्रसारण कैसे होता है, तो ये आयाम मॉड्यूलन द्वारा होता है। इसके द्वारा आयाम मॉड्यूलन द्वारा होता है। ये आपके दूर संचार वाले टॉपिक में ये पढ़ा जाता है। अगला है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन, कूलर जब अपन चलाते हैं तो उससे अपने को ठंडक का एहसास होता है। ठंडक का एहसास क्यों होता है, किस मतलब सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें क्या होता है, वाष्पन होता है। क्या होता है, वाष्पन होता है, वाष्पन शीतलन। तो सी ऑप्शन दे रखा आपके, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाष्पन होता है जिसके कारण अपने को ठंडक का एहसास होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने को जब पसीना होता है और पसीने के बाद में अपने को जब पंखा चलाते हैं तो अपने को ठंड महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पसीने का बहुत तेजी से वाष्पन होता है। आगे बढ़ते हैं, अलसी का किस मात्रा का किसका प्रचुर स्रोत है। अलसी में कौन सा जो है ये पदार्थ पाया जाता है, तो अलसी की साथ ही यहाँ पर बात करें तो अलसी में आपके कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ओमेगा 3 वस्य अम्ल पाए जाते हैं। ओमेगा 3 वस्य अम्ल पाए जाते हैं अलसी के अंदर। अगला देखो, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह कौन सी है। तो माइक्रोवेव ट्यूब के अंदर कौन सी ट्यूब यूज होती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब यहाँ पर यूज की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, तंतु प्रकाशिकी संचार में, तंतु प्रकाशिकी में जो संकेत है वो किस रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशिकी के अंदर संकेत है वो प्रकाश तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाशिकी है तो प्रकाश के रूप में ही प्रवाहित होगा, ऐसा याद रख सकते हैं। अगला है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, जिसको सुन सके आराम से। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, तो यह है 90 डेसिबल। 90 डेसिबल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक पद्धति में एक होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में आप बता सकते हैं कि कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुना जा सकता है मनुष्य के द्वारा। एक पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनियों का उपयोग होता है, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किस तकनीक में किया जाता है इन चारों में से। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो सोनोग्राफी में है वो प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ है वो भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। चमगादड़, चमगादड़ आगे बढ़ते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि अपने को किस दिशा में जाना है, तो इस प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसको दैनिक जीवन में डेली आपके कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसको 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाले को। अगला है, चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जो पौधे चट्टान पर उगते हैं उन पौधों को किस नाम से जाना जाता है, तो चट्टान पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहा जाता है। चट्टान को शैल कहा जाता है और शैल पर उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको कहेंगे शैलोद्भिद। अगला है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। स्थानीय वनस्पति के संग्रह की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है हर्बेरियम। जो बीएससी किए उनको पता है कि हर्बेरियम क्या होता है, बीएससी में ये हर्बेरियम वगैरह बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्न में से जिसे जंगल की आग कहा जाता है, इसे जंगल की आग कहा जाता है, ये आपको बताना है। जंगल की आग, तो जंगल की आग साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो जंगल की आग किसको कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। सामान्य नाम, कई बार सामान्य नाम देकर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर तो वैज्ञानिक नाम दिए हुए, सामान्य नाम क्या है ये बताइए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है। स्तनपायी कह दो चाहे स्तनधारी कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो स्तनधारी एक ही है, व्हेल। व्हेल मछली जो है उसको स्तनधारी की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। इसकी वाहक कौन है, तो इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया रोग होता है ना इससे, प्लाज्मोडियम से, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो इसकी वाहक है। तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, यानी कि प्रयोगशाला में कौन सा जैव रासायनिक पदार्थ है वो बनाया गया था, तो ये बनाया गया था यूरिया। कौन सा बनाया गया था,
यूरिया ये भी गलती से बना था, है ना, इसको जानबूझकर नहीं बनाया था, गलती से बन गया था यूरिया। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑर्गेनिक अम्ल की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑर्गेनिक अम्ल, तो बिल्कुल सिट्रिक अम्ल है। ये ऑर्गेनिक अम्ल की कैटेगरी में आता है। किस किस में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, एक मैं बता देता हूँ आपके, नींबू। किसमें, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा किन किन में पाया जाता है, और इसी नींबू वाली कैटेगरी के हैं, इसी मतलब वो फैमिली के हैं सब, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है पानी पर बर्फ क्यों तैरता है, या बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। क्योंकि बर्फ का घनत्व है पानी से क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरता है। अगला है पत्तियां क्यों दिखते हैं। ये वैसे प्रश्न पत्तियां क्यों दिखते नहीं है, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, उनका हरा रंग क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। पत्तियों का रंग है वो हरा क्यों होता है। एक तो इसमें वर्णक होता है, और उस वर्णक को क्या कहते हैं ये मेरे को आप बताइए। इस वर्णक के कारण क्या होता है पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वर्णक वाले ऑप्शन है नहीं, है ना। बहुत सारे साथी मेरे ऐसे होते हैं तो ऑप्शन नहीं है कि सर ऐसे कैसे हो गया, आपने तो गलत पढ़ा दिया। अरे तो भाई 4 ऑप्शन ही मिलेंगे परीक्षा में 1% के लिए, उससे बाहर कहाँ जाओगे बताओ। मुझे भी पता है कि जैसे रामायण शब्द है उसमें 3-3 संधियां होती हैं। अब ऑप्शन में एक ही संधि है तो एक ही करोगे, वहां लिख कर आओगे कि नहीं इसमें तो 2 ये भी होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जो होता है वो तो सबको पता है कि इसमें कितनी संधियां होती हैं, इस शब्द को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, और ऑप्शन में जिस अकॉर्डिंग आता है वैसे चलना पड़ता है ना। तो इसमें अब वर्णक वाला है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, इसमें वो फलाना प्लोस्ट होता है वो होता है उसके कारण होता है। तो नहीं भाई उसके कारण तो होता है, लेकिन वहां पर यहाँ पर वर्णक दिए हुए नहीं है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी कि हरे वर्ण का है वो प्रतिबिंबन हो जाता है यहाँ पर, और बाकी का जो क्या है अवशोषण हो जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं। अब देखो एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि में है ना वहां पर अवतल लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस, और यहाँ पर है उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है उनतोदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन उनतोदर करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को आपको बताइए कि इसमें से अवतल या उत्तल में से किसको उनतोदर कहते हैं। एक होता है अवनतोदर या फिर नतोदर, एक होता है उनतोदर एक होता है नतोदर। किसको नतोदर कहते हैं किसको उनतोदर कहते हैं, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, कॉमन सेंस की बात है, पता होना चाहिए आपको। अगला है रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या विकसित किया गया। तो रमन प्रभाव के प्रयोग से धूप के चश्मे विकसित किए गए दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राचीन काल से दही जमाने को बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। जब दूध है वो दही बन जाता है, और इसमें अपन एक चीज का यूज करते हैं यानी कि खट्टाई डालते हैं, छाछ वगैरह थोड़ा सा इसमें दूध में डालना पड़ता है, उसको जावण कहते हैं। क्या कहते हैं, जावण कहते हैं अपने राजस्थान में, तो बाकी का पता नहीं। तो जावण कहते हैं, ये जावण डालते हैं। तो ये जावण क्या काम करता है, तो ये जावण अपने इसमें जावण में क्या होता है, इसमें होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन से, लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, इस दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो ये कौन होते हैं लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं। H5N1, यहाँ पर देखो ऑप्शन बहुत आसान है, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है वो है बर्ड फ्लू। कौन सा, बर्ड फ्लू बैठ रहा है, बाकी सब फालतू का ऑप्शन है। अब ये कुछ लोग इसमें भी कहेंगे सर ऐसे प्रश्न आएंगे वीडियो मेंस में, हो सकता है भैया बहुत अच्छे लेवल के आ जाए, इससे भी हाई लेवल के आ जाए, उसमें मैं तो ये नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं। लेकिन ये RS में आए हुए प्रश्न है, RS प्री की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण ही होंगे, कम बेकार प्रश्न इनको नहीं कह सकते, क्योंकि RS जैसी परीक्षा में अगर प्रश्न आए हैं तो अच्छे ही हैं,
उनको गलत अपन नहीं कह सकते। हाँ, हो सकता है लेवल इनका थोड़ा नीचे का हो, लेकिन पर्सन उसी में आए हुए हैं। तो पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट्स अम्ल के कारण होता है। नाइट्रेट्स के कारण, नाइट्रेट्स कर देते हैं इसको। नाइट्रेट्स के कारण कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। पूछा जा रहा है मिनी माता रोग किस कारण होता है? तो ये पारे के कारण होता है। पारा, जिसको क्या कहते हैं, मरकरी, उसके कारण होता है मिनी माता रोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यानी कि इसमें से किस जीव का अपन प्रयोग करेंगे, उपयोग कर सकते हैं किसमें? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में। वो कौन है? तो वो होती है साथियों डाइटम। क्या कहते हैं उसको? उसको डाइटम कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, एक विशेष दिन व समय में, दिन के समय में चूरू में 40 डिग्री सेल्सियस और शिमला में है 24 डिग्री सेल्सियस तापमान। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले रखे, चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा। कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? अब यहां पर आंसर तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको सोचना थोड़ा सा, है ना, सोचना कि ऐसा कैसे हुआ। बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर साथियों अगर बात करें तो देखो, यहाँ पर 48 डिग्री है और यहाँ पर है आपके 95 डिग्री। चूरू में एक तो 48 डिग्री दिया हुआ है, एक 95 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसमें उष्मा की हानि कितनी हो रही है? 95 माइनस 48 करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 47 बचेंगे। और इधर आपके 71 है और इधर 24 है। 71 माइनस 24 करेंगे तो भी आपके पास कितने आएंगे? 47 डिग्री आएंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो अभी मैंने लैक्टोबैसिलस जीवाणु बताए, तो वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु कौन सा अम्ल उत्पन्न करते हैं? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, ऑर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? एक नाम आपने सुना होगा, विषाणु। तो विषाणु आपके किन किन के बीच की योजक कड़ी है, ये भी मेरे को बताइए। और यहाँ पर 35वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है ऑर्क्योप्टेरिक्स। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास, मतलब मैंने बताया कि ये RS के प्रश्न हैं फ्री में आए हुए। इन प्रश्नों के बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।